हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम क्लास 11th का सेल यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जो कि बॉटनी के अंदर आता है। तो सबसे पहले समझते हैं बायो होता क्या है। बायोलॉजी 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 दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, एक है बायो, एक है लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग थिंग, बायो लिविंग इक्वल लॉजी। लॉजी सफिक्स जहां भी जुट रहा है, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर स्टडी करना। लॉजी मतलब होगा स्टडी। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? स्टडी ऑन लिविंग थिंग एंड लिविंग प्रोसेसेस। स्टडी ऑन लिविंग थिंग एंड लिविंग प्रोसेसेस। स्टडी ऑन लिविंग थिंग, कोई भी जो सजीव वस्तु है उसके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, उसके ऊपर जो हम रिसर्च करते हैं। और लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस को कहा जाता है जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। लाइक रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। तो बायोलॉजी का वर्ड का मतलब समझ लीजिए क्या हो सकता है। इट इज द स्टडी ऑन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, या फिर इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सेकेंड पॉइंट, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन से जुड़ा हुआ स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी के ऊपर लाइफ जो भी हम स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो दो मेन थिंग्स आता है, टू मेन थिंग्स। क्या क्या हो सकता है? एक बोटनी और एक जूलॉजी। फर्स्ट बोटनी, जूलॉजी। बोटनी के अंदर हम प्लांट्स से रिलेटेड चीज देखते हैं, प्लांट्स स्टडी। जूलॉजी एनिमल्स से रिलेटेड, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स भी आता है, एनिमल्स स्टडी। एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेल बायोलॉजी क्या होता है। सेल बायोलॉजी, बायो मतलब लिविंग, सेल मतलब कोशिका। तो जो लिविंग सेल है उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, सेल बायोलॉजी क्या हो सकता है? किस चीज की बेसिस के ऊपर हम स्टडी करेंगे? फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड फंक्शन, थर्ड सेल डिवीजन। लिखते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल डिवीजन। तो ये तीन चीज के बेसिस के ऊपर में हम सेल बायोलॉजी को समझेंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं साइटो क्या होता है, साइटोस्केलेटन या फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी 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 एक ऐसा वर्ड है जो कि क्लास 11th का बॉटनी का जो बुक है एनसीईआरटी उसके ऊपर अंदर में यूज किया गया है। साइटोलॉजी करेंगे, साइटो का मतलब होता है सेल। यहाँ पर बता रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, जो सेल का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, मेनी सेल ऑर्गेनल्स होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। तो यहां तक सेल का इंट्रोडक्शन देख लिए। अब आगे मेन सेल का जो डिफिनीशन होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिफिनीशन समझते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर तो आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिट वर्ड जो यूज हो रहा है इसका डिटेल फॉर्म क्या होगा वो समझेंगे। सेल का डिफिनीशन लिखते हैं। सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड it is the structural and functional
यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लाइफ है। ये तीन वर्ड जो है मेन वर्ड अंडरलाइन करना है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। तो सेल क्या कर रहा है? इसको जो सेल है उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। हमारा बॉडी जो पूरा तैयार है वो सेल से ही मिलकर के तो बना है। तो इसको स्ट्रक्चरल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। सेल फॉर्म फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। तो इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। उसका मतलब फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है कार्य। फंक्शनल क्यों करें? क्योंकि हमारा बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। जैसे रिस्पायरेशन में भी रिएक्शन होता है। जब HCl के पास हमारा स्टोमक में फूड पहुंचता है फिर वहां पर रिएक्शन होता है। तो ये सब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, इसी वजह से इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी। तो रीजन क्या है फंक्शनल बोलने का मतलब? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में जो होता है, इसी वजह से इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यूनिट क्यों यूज करें? क्योंकि सेल जो है वो रिपीट करता है, रिपीट अगेन एंड अगेन, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो सेल का डिफिनेशन डिटेल फॉर्म में हम समझ लिए हैं। अब दो तीन साइंटिस्ट का नाम देखेंगे जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, सेल के ऊपर में जो डिटेल स्टडी किए थे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो सबसे ऊपर पहले सेल के ऊपर स्टडी किए थे। कैसा सेल का खोज किए थे? तो वो डेड सेल था, नॉन लिविंग सेल था। किस चीज के ऊपर किए थे? तो बार्क ऑफ द ट्री। ट्री जो होता है उसका जो सबसे अपर लेयर होता है, बार्क होता है, उसके ऊपर वो रिसर्च किए और डेड सेल का खोज किए थे। और साथ ही बताए थे सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो हनी बी लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन जैसा बहुत सारा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसका अंदर का जो स्पेस रहता है उसको बताए थे, इसका नाम है सेलुला। तो टर्म सेलुला कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक दिए थे। कब दिए थे? 1665 में दिए थे। और डेड सेल के ऊपर खोज किए थे। फर्स्ट रॉबर्ट हुक कब आए थे? 1665 में। क्या किए थे? स्टडी ऑन सेल, स्टडी ऑन सेल, या फिर रिसर्च भी बोल सकते हैं। कैसा सेल मिला था उनको? डेड सेल। और उस टर्म सेलुला कौन दिए थे? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। गिव्स टर्म सेलुला, सेलुला टर्म कौन दिए थे? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। कब दिए थे? 1665 में दिए थे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा बनेगा। इसमें क्या है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो अंदर का ये स्पेस है इसी को बोले थे सेलुला। सेलुला जो सेलुला है इसके बारे में कौन सा ऐसा बुक था जिसमें रिसर्च किए थे? तो एक बुक रॉबर्ट हुक ने ही लिखा था, माइक्रोबायोग्राफिया। उस बुक का नाम क्या था? तो माइक्रोबायोग्राफिया। उस बुक में क्या बताए थे? सेल से जुड़ी जानकारी दिए थे। मेनली किस चीज को फोकस किए थे? तो सेलुला के बारे में अच्छे से डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कौन सा बुक लिखे थे? माइक्रो बायोग्राफिया। इस बुक में क्या बताए थे? सेलुला, सेलुला के बारे में जानकारी दिए थे। कब आए थे? 1665 में आए थे। इनके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ने कब आए थे? 1674 में आए थे और लिविंग सेल का वो खोज किए थे। एंटोन वॉन ल्यूइनहुक कब आए थे? 1674। कैसा सेल का खोज किए थे? लिविंग सेल, लिविंग सेल।
और एक ये भी टर्म दिए थे एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स कहाँ से आया है? तो इन्होंने बताया था लिविंग सेल को खोज कर दिए, फिर बताए कि सेल जो होता है वो मोर्टाइल भी होता है। मोर्टाइल मतलब चलनशील, जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मोर्टाइल है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो चलनशील है। तो यही मोर्टाइल सेल का खोज किए थे, कौन किए थे? एंटोन वोन ल्यूइनहुक किए थे। कब किए थे? 1674 में किए थे। तो इसी से एक टर्म क्या निकला? एनिमलक्यूल्स। गिव टर्म एनिमलक्यूल्स। तो एनिमलक्यूल्स कौन टर्म दिए थे? एंटोन वोन ल्यूइनहुक जी दिए थे। और कैसा खोज किए थे? मोर्टाइल सेल का खोज किए थे। मोर्टाइल सेल वो क्या हो सकता है? लाइक स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। तो 1674 में एंटोन वोन ल्यूइनहुक लिविंग सेल के खोज किए थे, टर्म एनिमलक्यूल्स दिए थे। मोर्टाइल सेल जैसे स्पर्म सेल है। नेक्स्ट अब आते हैं 1831 में, कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, जो कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट, उसके ऊपर में रिसर्च किए, न्यूक्लियस का खोज किए। कब किए? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए, किस चीज का खोज किए? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और न्यूक्लियस का डिस्कवर किए। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर हो गया, लिविंग सेल देख लिए, डेड सेल देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं आगे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो कोई भी लिविंग थिंग है उसको हम लिविंग कहते क्यों है? ये मेरा मार्कर है, लेट अस अज्यूम दैट ये अगर लिविंग थिंग, ये कोई प्लांट मान लेते हैं, ये लिविंग थिंग है, इसको हम लिविंग बोल ही क्यों रहे हैं? जैसे मेरा बॉडी हो गया, ये लिविंग थिंग है, इसको हम लिविंग क्यों बोल रहे हैं? तो मेनली तो देख सकते हैं नॉर्मल कि ये ग्रो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये तो बोल सकते हैं। लेकिन क्लास 11th में इतना छोटा सा एग्जाम्पल से इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते ये लिविंग है। मेन पॉइंट्स क्या होगा वो समझते हैं। क्वेश्चन, why living things called living? हम लिविंग थिंग को लिविंग बोलते क्यों हैं? Because they have cellular organization and cellular organization and क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है। डिफाइनिंग फीचर्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है? सेलुलर, सेल से मिलकर के बना है, छोटे छोटे बहुत सारा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बना है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइनिंग फीचर्स, तो लिविंग थिंग जो है सेल से बना है, इसीलिए उसको बोले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइनिंग फ्यूचर, डिफाइनिंग फ्यूचर मतलब डिफाइन, एक्सप्रेस करना, हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा एक्सप्रेस करने के लिए फीचर्स है, जैसे दो हैंड है, दो आई है, मूवमेंट कर रहे हैं, दो लेग है, इसी कारण से हम लिविंग थिंग को लिविंग कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, लिविंग थिंग क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल के ऊपर कौन रिसर्च किए थे, सब देख लिए। अब देखते हैं सेल दो टाइप का होता है, जिसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक हो सकता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब होगा सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म which contains only one cell, only one cell called unicellular organism। एग्जाम्पल अमीबा हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, अमीबा,
माइकोप्लाज्मा, ये सब यूनिसेलुलर है। तब यूनिसेलुलर जब है, सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, सरवाइव कर सकता है? इंडिपेंडेंट कहने का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करेगा, अकेला सरवाइव कर सकता है। हाँ, दे कैन सरवाइव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। और जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब अपना इसेंशियल फंक्शन, महत्वपूर्ण वर्क करता है, जिसे रिस्पायरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, तो वो सभी एसेंशियल फंक्शंस ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करेगा। परफॉर्म और इसेंशियल फंक्शंस, इसेंशियल फंक्शन, जो भी इसेंशियल फंक्शन है इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। ये सब किसका पहचान है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पहचान है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर क्या होगा। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब अनेक, अनेक, सेलुलर मतलब सेल, अनेक सेल मतलब एक से ज्यादा सेल। ऑर्गेनिज्म which contains more than one cell, more than one cell, वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या हो सकता है? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मेनी एनिमल्स, बैक्टीरिया भी आ सकता है। ये सब क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर देख लिए, मल्टी सेलुलर देख लिए। 1831 में हो गया था न्यूक्लियस का खोज, लास्ट स्लाइड में देखे थे। फिर आया 1950s, 1950, तब क्या हुआ? माइक्रोस्कोपी जो होता है, माइक्रोस्कोप, उसके ऊपर में रिसर्च किया गया, उसका एडवांसमेंट आया, मतलब इंप्रूव्ड वर्जन आया। तो यहां लिखना है इन 1950s क्या हुआ? एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कहने का मतलब माइक्रोस्कोप जो भी होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सेल को देखते हैं, बहुत सारे मेटर्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे दिखता है। तो माइक्रोस्कोप जो है उसमें एडवांसमेंट आया, मतलब इंप्रूवमेंट आया, इंप्रूव्ड वर्जन आया, लेटेस्ट वर्जन। तो उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके आने के बाद किस चीज के ऊपर हम रिसर्च कर सकते थे? जैसे बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर है, सेल ही इतना छोटा है, उसका अंदर का जो पार्टिकल्स होगा, ऑर्गेनल्स होगा, वो तो और छोटा होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनस्कोप की सहायता से देखा गया। तो क्या क्या चीज देखे? सीन, जैसे राइबोसोम हो सकता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम। और क्या देख सकते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी किए, सेल मेम्ब्रेन। तो 1950 में आया हमारा एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाया। इससे आसानी से हम सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर में रिसर्च करते थे। ये फर्स्ट लेक्चर था क्लास 11th का, सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। सेकेंड लेक्चर में और सेल के ऊपर में हम उसका ऑर्गेनल्स के बारे में समझेंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।